कि डाइबोरेन क्या होता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर बनती है और क्या उसके स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और उसके अलावा हमने एक रिएक्शन डिस्कस की थी डाइबोरेन की कि जब आप उसको एक्सेस अमोनिया के साथ हीट करते हो तो वो एक कंपाउंड बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो पहले अपना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जो लास्ट क्लास पढ़ा उसको एक बार ऑन पेपर लेते हैं, चीजों को रिवाइज करते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे कि आगे हमको क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने बेसिकली यहां पे डिस्कस की थी डाइबोरेन की स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था कि ये जो बोरोन ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये 6 एटम्स एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ये जो आपके टर्मिनल बॉन्ड्स है इनके बीच में बॉन्ड एंगल अराउंड 120 डिग्री होता है और बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 119 पिकोमीटर बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्रिज बॉन्ड बनेगा BHB बॉन्ड और ये BHB बॉन्ड ये इस प्लेन के ऊपर और नीचे लाई करते हैं। ये जो आपके ब्रिज बॉन्ड्स है इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है 134 पिकोमीटर, क्योंकि रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड क्या होते हैं, ऊपर एक्सटेंड होते हैं। बताओ इस बॉन्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या वो नाम आपको याद है? बिल्कुल याद होगा। इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? और बनाना बॉन्ड। और बताओ इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें कितने सेंटर होते हैं, 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट कितना आता है आपके पास, 97 डिग्री के आसपास। ठीक, तो क्लोज टू 90 आपका बॉन्ड एंगल यहां पर पहुंच गया। तो ये इंपॉर्टेंट थी आपके पास B2H6 की स्ट्रक्चर और बहुत डिटेल में मैंने आपको B2H6 की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की। उसके बाद हमने इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी कि अगर आप B2H6 को अमोनिया के साथ हीट करो तो पहले तो ये क्या बनाता है, B2H6.2NH3 टाइप का प्रोडक्ट, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस, साथ में क्या बनाता है ये BH4 माइनस, याद है। उसके अलावा अगर आप इसको एक्सेस ऑफ NH3 के साथ हीट करो तो ये क्या बनाता है, B3N3H6, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन या फिर बोराजीन या फिर बोराजोल। ठीक, तो ये जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और बताओ मैंने एक और टर्म लिखवाया था, दिस इज आइसोस्टेरिक, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होते हैं, सेम विद बेंजीन। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको किस नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से। फर्दर मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर भी बताई थी, एक स्ट्रक्चर जो सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू बन रही है, BNN। ठीक, तो कनेक्ट करो BN बॉन्ड्स, सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। लास्ट क्लास शायद मैंने N यहां रखा था और B यहां रखे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करना उस चीज की आप। अब तो मेन स्ट्रक्चर की बात करो। तो यहां पर जो सिंगल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, इसको तो हम बोलते हैं बोराजीन। अब क्या होगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोरोन को डोनेट करके यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो हम इसको डबल बॉन्डेड फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जब हम यहां पर बॉन्ड लिखेंगे तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे और बोरोन एक्सेप्टर उसको नेगेटिव चार्ज देंगे। तो डबल बॉन्ड बनाते जाओ, चार्ज लगाते जाओ। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम क्या बोलते हैं, बोराजोल। और यही रिजेंबल करती है आपकी बेंजीन से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर? चलो, तो देखो जो भी कुछ हमने पढ़ा था उसका एक्सट्रैक्ट सिर्फ इतना सा है, आपको सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है। एक ये स्ट्रक्चर, हाँ एक और, यहां बोरॉन कौन सी स्टेट में होता है, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में। अब आप मुझे बताओ, इससे ज्यादा आपको यहां पे कुछ याद ही नहीं रखना है, बताओ याद ही नहीं रखना ना, इतनी सी चीज याद रखनी है, पूरे लेक्चर का इतना सा एक्सट्रैक्ट, ये तो आप याद रख ही सकते हो। खैर
यहां हमने बोरोन को कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, कैसे एल्यूमिनियम बनता है याद है, मेटलर्जी। एल्यूमिनियम एक मेटल है तो इसका एक्सट्रैक्शन हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एल्यूमिनियम के बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, एक दो कंपाउंड्स है और उनकी प्रॉपर्टीज है जिनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखो, सिंस एल्यूमिनियम एक मेटल है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन कि कैसे आप एल्यूमिनियम को अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हो। याद है, अगर आप लोगों ने मेरा मेटलर्जी का लेक्चर देखा है तो आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। नहीं देखा है और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेटलर्जी का मेरा लेक्चर देख सकते हो जहां पर मैंने एल्यूमिनियम का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन आपको सिखाया है। यहां पर भी मैं एक्सट्रैक्शन डिस्कस कर रहा हूं बट मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको ये पढ़ा दिया है। तो हम लोग समराइज करेंगे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन को यहां पर कि कैसे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जो आपके पास एल्यूमिनियम की मेन ओर है, चीफ ओर, वो होता है बॉक्साइट। ठीक, तो बॉक्साइट Al2O3.2H2। ठीक है, फिर मेटलर्जी के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले हम ओर की क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं, फिर हम उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं और ऑक्साइड में बदलते हैं। तो पहले से ऑक्साइड फॉर्म में है। उसके बाद मेटल को हम ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या ऑब्टेन करते हैं, मेटल। तो क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद यहां पर जो पहला स्टेप आता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। तो देखो, बॉक्साइट ओर ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद भी होना चाहिए। एल्यूमिनियम के कंसेंट्रेशन के लिए हम लोग केमिकल मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लीचिंग। तो सबसे पहली चीज तो आप ये बोलोगे कि लीचिंग, केमिकल मेथड लीचिंग इज यूज्ड फॉर द concentration of बॉक्साइट ओर। ठीक, तो बॉक्साइट ओर के कंसंट्रेशन के लिए हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करते हैं, लीचिंग। ठीक, लीचिंग क्या होती है वो भी डिस्कस करते हैं हम, लेकिन उससे पहले बॉक्साइट ओर की इंप्योरिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बॉक्साइट ओर है इसमें दो मेन इंप्योरिटीज होती हैं, दो। एक इंप्योरिटी है Fe2O3। तो जब Fe2O3 आपकी मेन इंप्योरिटी होती है तो इसका कलर होता है रेड और इसको हम बोलते हैं रेड बॉक्साइट। क्या बोलते हैं, रेड बॉक्साइट। जब बॉक्साइट की मेन इंप्योरिटी होती है SiO2 तो इसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्साइट। ठीक, तो ये जो आपका बॉक्साइट ओर है इसके अंदर दो मेन इंप्योरिटीज होती है, एक Fe2O3 और दूसरा SiO2। नाउ डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंप्योरिटी, किस तरह की इंप्योरिटी आपके पास प्रेजेंट है उसी के बेसिस पर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ओर को इंप्योरिटीज से अलग करना। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंप्योरिटीज हम यहां पर तीन मेथड्स काम में लेते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं उन तीनों मेथड्स को कि कौन कौन से मेथड्स हम यहां पर काम में लेते हैं फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। वैसे तो आपके लिए समरी सफिशिएंट होगी, इसी से आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। फिर भी अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहो तो आपको क्या करना है मैं आपको बता चुका हूं। हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं यहां पर। एक होता है बेयर्स प्रोसेस,
विच इज एक्चुअली लीचिंग। यही आपका लीचिंग प्रोसेस है। ठीक, दूसरा जो प्रोसेस होता है दैट इज योर हॉल्स प्रोसेस। और थर्ड होता है हमारा सरपेक्स प्रोसेस। तो ये तीन मेरे पास मेथड्स होते हैं बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के। एक बेयर्स प्रोसेस, दूसरा हॉल्स प्रोसेस और तीसरा क्या होता है सरपेक्स प्रोसेस। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंप्योरिटी आप इन तीनों प्रोसेस को यूज करते हो। जब Fe2O3 मेन इंप्योरिटी है, Fe2O3 इज मेन इंप्योरिटी, तो आप बेयर्स प्रोसेस या फिर क्या यूज कर सकते हो हॉल्स प्रोसेस, कोई भी यूज कर लो। जनरली हम बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं, हाँ, बट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। Fe2O3 प्रेजेंट है तो आप बेयर्स और हॉल्स दोनों प्रोसेस यूज कर सकते हो। क्या करते हैं, बड़ा आसान है। जो आपका बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर Al2O3.2H2, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ लीच करते हैं। लीच करने वाला हम इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, तो इसको हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टेड फॉर 10 to 12 आवर्स। 10 से 12 घंटे के लिए हम बॉक्साइट को NaOH में डालकर छोड़ देते हैं, वहां पर ये डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने पर ये क्या बनाता है NaAlO2 विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो सॉल्युबल ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये मेटा एल्यूमिनेट बना। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ भाई, ये जो ओर था ये इंप्योर था। ठीक, इसमें प्योर बॉक्साइट भी था और साथ में Fe2O3 की इंप्योरिटीज भी थी। तो जैसे आपने इसको NaOH में डिसॉल्व किया, एल्यूमिनियम तो सारा डिसॉल्व होकर इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो सब पीछे रह गई। तो आप सिंपल बोल सकते हो इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। तो जो भी Fe2O3 और SiO2 की थोड़ी बहुत इंप्योरिटी थी वो सब क्या रह गई, सोल्यूशन के अंदर रह गई। ये वाटर सॉल्युबल है, आपने इसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद इसको आप क्या करते हो, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हो। ये सिंपल बोलो दिस इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर। तो आप इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हो। जैसे ही वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हो, यहां पर ये एक पीपीटी फॉर्म करता है दैट इज AlOH होल थ्राइस। इसका एक पीपीटी बनता है, बन गया पीपीटी। इस पीपीटी को आप क्या करते हो, फर्दर हीट करते हो। तो फर्दर हीट करने पर आपको मिलता है Al2O3 प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। ये क्या मिल गया आपको, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। तो देखो आप इंप्योर एल्यूमिना के साथ चले थे बॉक्साइट ओर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लीच किया। इसने पहले क्या बनाया NaAlO2। इस NaAlO2 को आपने वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट किया तो आपको AlOH होल थ्राइस का एक पीपीटी मिला। इस पीपीटी को फर्दर हीट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। सारी इंप्योरिटीज पीछे रह गई हैं। तो हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया, हमने ओर को इंप्योरिटीज से सेपरेट कर लिया। यही होता है आपका बेयर्स प्रोसेस। फर्दर हॉल्स प्रोसेस, तो देखो बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर आपने कंपाउंड क्या यूज किया है NaOH, जबकि यहां पर ये क्या करता है, यहां पर ये Al2O3 को, मतलब जो आपका इंप्योर है, इसको डाइजेस्ट करता है विद Na2CO3। ठीक है, तो फ्यूज किया जाता है इसके साथ, फ्यूज्ड विद Na2CO3। अगेन ये फिर से क्या बना लेगा, NaAlO2। ये सॉल्युबल है, इंप्योरिटीज कहां रह जाएगी, सोल्यूशन के अंदर। तो अब देखो सेम प्रोसेस आ गया, बस वहां NaOH यूज किया था, यहां क्या यूज किया है Na2CO3। ये NaAlO2 बना। इस NaAlO2 को आप वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करोगे, क्या बनाएगा AlOH होल थ्राइस। इसको हीट करोगे, ये क्या बनाएगा, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। तो सिंपल सी बात है, दोनों ही प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंस है कंपाउंड का। जहां आप बेयर्स प्रोसेस में NaOH यूज करते हो, वहीं पर हॉल्स प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं, Na2CO3। क्लियर है ये चीज। तो ये भी बात अपने दो प्रोसेस की, कब,
जब मेन इंप्योरिटी कौन है, Fe2O3। लेकिन जब बॉक्साइट के अंदर मेन इंप्योरिटी है SiO2 की, तो जब मेन इंप्योरिटी है SiO2, S फॉर SiO2 और S फॉर सरपेक, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। जब SiO2 आपकी मेन इंप्योरिटी है तो आप कौन सा प्रोसेस काम में लेते हो, सरपेक्स प्रोसेस काम में लेते हो। इसमें क्या होता है कि जो आपका Al2O3 ओर है ना, बॉक्साइट ओर, सिंपल, तो बॉक्साइट ओर इज हीटेड विद SiO2 प्लस कार्बन एंड नाइट्रोजन। SiO2 कार्बन और नाइट्रोजन के साथ आप क्या करते हो, आपकी ओर को हीट करते हो। तो रिएक्शन क्या होती है, देखो सिंपल, Al2O3 को आप हीट करते हो तो Al2O3 अलॉन्ग विथ कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो हीट करने पर ये क्या बनाता है, खुद तो बना लेगा Aln अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ CO, ठीक है। तो ये बन गया आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड। SiO2 की जो इंप्योरिटी है, SiO2 की इंप्योरिटी कैसे गायब होती है, देखो SiO2 को ये आपका कार्बन रिड्यूस करता है इन Si प्लस CO2। जो सिलिकॉन होता है दिस इज वॉलेटाइल और ये गैस की फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक। तो देखो मेन इंप्योरिटी किसकी थी, SiO2 की। इस इंप्योरिटी को आपने कैसे रिमूव किया, आपने ओर को हीट किया विद कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो पहले तो जो आपका एल्यूमिना था वो तो किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में। फर्दर ये जो SiO2 था ये कार्बन के थ्रू रिड्यूस हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये वॉलेटाइल होगा, वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, साथ में बनाएगा CO2। खैर सिलिकॉन गायब हो गया, इंप्योरिटी गई। अब ये जो एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम से हम वापस से क्या करते हैं, एल्यूमिना को रीजनरेट करते हैं। कुछ नहीं करना, इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, एक 3H2O, तो ये बनाएगा AlOH होल थ्राइस अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बताओ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको हीट करो तो फिर से क्या बना देगा, Al2O3, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंप्योरिटी आप बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो। या तो आप बेयर्स प्रोसेस यूज कर सकते हो, या आप हॉल्स प्रोसेस यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, सरपेक्स प्रोसेस। ध्यान रखना बेयर्स और हॉल्स कब यूज करते हैं, जब आपकी Fe2O3 मेन इंप्योरिटी है, और सरपेक्स प्रोसेस कब यूज करते हैं, जब SiO2 इज द मेन इंप्योरिटी। तो आप इसको कॉपी करो। अभी एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, हमने प्योर ओर को ऑब्टेन किया है। अब ओर से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, मेटल। तो एक बार आप इसे कंप्लीट करो, फिर हम लोग अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, हमने एल्यूमिना को बना लिया है, प्योर एल्यूमिना मिल गया है। अब हमको अगला स्टेप करना है, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। और इस प्रोसेस का नाम हम रखते हैं हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। तो ये आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो। तो आओ देखते हैं कैसे हम एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहां पर यह है कि प्योर Al2O3 कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड एज। आप कभी भी प्योर Al2O3 को इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, देखो किसी भी सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए पहले आपको उसको मोल्टन स्टेट में, ना लिक्विड स्टेट में लाना होता है, उसको मेल्ट करना होता है। तो एक तो दिक्कत क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 2076 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। चलो कोई बात नहीं, इतना पहुंचा के इसको मेल्ट भी कर लेंगे। तो देखो पहली चीज
ये सब इंडस्ट्रियल स्केल पर होता है। अगर आपको मेटल बनानी है, मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आप एल्यूमिनियम के क्या बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चरर हो, है ना, आप एक्सट्रैक्शन करते हो उसका, तो आपको एल्यूमिनियम बाजार में बेचना है। बेचने के लिए आपको एल्यूमिनियम कम रेट पर बनाना होगा, तभी तो आप उसको बेच पाओगे। अगर आपका एल्यूमिनियम महंगा होगा तो उसे खरीदेगा कौन? ठीक, तो आपको कॉस्ट के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। 2000 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करने के लिए आपके पास जो भी फर्नेस है, भट्टी है ना, उसको आपको हीट करना पड़ेगा, या आप फ्यूल यूज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, तो हर चीज का पैसा लगता है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस पर यूज करने के लिए आपका इनपुट क्या होगा? ज्यादा पैसा, ज्यादा खर्च होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक चीज। दूसरा, चलो आपने इसको मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद भी क्या होता है, जो आपका मोल्टन एल्यूमिना है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता है, वो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर वो बैड कंडक्टर है तो आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवा सकते हो। तो ये दो डिफिकल्टी आती है, और हमको एल्यूमिनियम बहुत प्योर फॉर्म में चाहिए होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अलावा हमारे पास अब और कोई तरीका नहीं बचता है। ठीक, अब हम क्या करें? हम क्या करते हैं, अब हम उपाय निकालते हैं ना, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमने पहले डिफिकल्टीज लिख लेते हैं, फिर उपाय की बात करेंगे। डिफिकल्टी क्या है? पहली डिफिकल्टी तो है कि एल्यूमिना हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा, कितना? अराउंड 2076 डिग्री सेल्सियस। तो आप तो इसको मेल्ट नहीं कर सकते। दूसरा, चलो मेल्ट भी कर लिया, तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि मोल्टन एल्यूमिना Al2O3 इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो दिक्कतें आ रही है हमारे सामने। इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का हमने एक सोल्यूशन निकाला। हम क्या करते हैं, हम जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर यूज करेंगे वो प्योर एल्यूमिना नहीं होगा। वो क्या होगा? एक तो होगा आपके पास एल्यूमिना Al2O3, इसके अंदर हम दो कंपाउंड्स मिक्स करते हैं, एक Na3AlF6, इसको हम बोलते हैं क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बेसिकली एक मिक्सचर है NaF एंड AlF3 का। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्रायोलाइट। इसके साथ आप मिक्स करते हो CaF2, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरस्पार। तो ये दो कंपाउंड्स हम यहां पर मिक्स करते हैं। अकेला एल्यूमिना यूज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आपके सामने है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम इसमें दो चीजें मिक्स करते हैं। जैसे ही आप इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिक्स करते हो, ये दोनों प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। कैसे रिमूव होती है? ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। क्रायोलाइट क्या करता है? क्रायोलाइट reduces the melting point of alumina Al2O3 to 900 डिग्री सेल्सियस। कहां आपको 2000 डिग्री के आसपास जाना था, अब अपना काम कितने पर हो रहा है? सिर्फ 900 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो कॉस्ट कितनी कम हो गई, ऑलमोस्ट हाफ हो गया टेम्परेचर। अब आपको बहुत ज्यादा हीट करना नहीं पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी तो ये। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, तो जो फ्लोरस्पार है ये क्या करता है? दिस इंप्रूव्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखो इन दोनों ने मिलकर अपना काम बहुत इजी कर दिया है। ये दोनों मिलकर एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देते हैं और मोल्टन एल्यूमिना की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये काम करने के बाद अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम करेंगे एक सेल के अंदर, और जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने के लिए आपको दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। तो आओ बनाते हैं कैथोड एनोड को। ये हमारे पास एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो बेसिकली एक स्टील टैंक होता है जिसकी आप लाइनिंग कर देते हो विद कार्बन। ठीक, तो स्टील टैंक है लाइंड विथ कार्बन।
और ये काम करेगा एज कैथोड। एक फर्दर आप यहां पर यूज करते हो एनोड्स। ठीक, ये पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। ये आपके पास ग्रेफाइट एनोड्स है, ग्रेफाइट एनोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट बनाते हो। तो जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज बेसिकली मोल्टन स्टेट में कौन कौन प्रेजेंट है, Al2O3 प्लस Na3AlF6 along with CaF2। तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन ध्यान रखना। एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होता है, Al2O3 होता है along with क्रायोलाइट Na3AlF6 एंड CaF2। ठीक, अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। एनोड पर तो क्या होता है, देखो एनोड पर तो आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ये ऑक्सीजन गैस, ये जो आपके ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं कार्बन, इसके साथ कंबाइन होती है और क्या बनाती है, CO2 गैस। ठीक तो रिएक्शन कैसे होती है, बेसिकली Al2O3 क्रायोलाइट से रिएक्ट करता है और Al2O3 आपके इस क्रायोलाइट से रिएक्ट करके Na3AlF6 ये दो चीजें बनाता है, एक AlF3 along with formation of O2 with NaF। ठीक, तो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। एक तो ऑक्सीजन बनी, ये ऑक्सीजन इस ग्रेफाइट एनोड के ऊपर जाकर अटैक करती है, अटैक करती है तो इसको क्या करती है, कंज्यूम। तो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि ये CO2 क्या हो रही है, जो कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, एनोड विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड। तो बार बार आपको यहां पर एनोड को रिप्लेस करना होगा। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस मेटल के एक्सट्रैक्शन में एनोड्स को बार बार रिप्लेस करना होता है। तो यहां जब आप एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो ग्रेफाइट एनोड के ऊपर ऑक्सीजन अटैक करेगी, CO2 बनाएगी, इसलिए आपको इनको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। फर्दर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैथोड पर। तो देखो यहां पर कैथोड पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बड़ा आसान सा काम होगा। कैथोड पर आपके Al3+ आयन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और लिक्विड एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा। तो ये आपकी कैथोड पे रिएक्शन होगी और यहां पर इस टैंक के बॉटम में आपको क्या मिलेगी, एल्यूमिनियम मेटल। और इस मेटल को आप टैंक के बॉटम से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहां मिल जाएगा प्योर एल्यूमिनियम मेटल, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जिसको आप फ्रीज करके क्या कर सकते हो, सॉलिडिफाई कर सकते हो। तो ये हुआ अपना प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन किया, जिसमें हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए। कौन कौन से, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस। कब कब यूज करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो हम जानते हैं यहां पे हमको कैथोड एनोड बनाना था, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे कि आप एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आसानी से नहीं कर सकते। क्यों, वो रीजन आपको पता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने इसमें क्या ऐड किया, क्रायोलाइट प्लस फ्लोरोस्पार। उसके बाद ये आसानी से इलेक्ट्रोलाइज होता है और आपको अपना प्योर एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन हो जाता है। यहां जो एल्यूमिनियम मेटल आपको ऑब्टेन होता है उसकी प्योरिटी अराउंड 99.9% के आसपास होती है। तो हाईली प्योर एल्यूमिनियम आप इस प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हो। आई बात समझ में, चलो तो आप इसको कॉपी करो। ये तो हुआ एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज की और इसके कंपाउंड्स की। तो अब डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज और उसके कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स।
तो मैं यहां पे सिंपल डिस्कस कर रहा हूं आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हमने चैप्टर के शुरू में ही डिस्कस कर ली थी, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमारा ही फायदा उसके अंदर। फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद O2, ठीक है, या एयर बोल लो सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, ठीक। तो अपनी हाई एफिनिटी की वजह से ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो सिंपल आप बोलोगे कि ड्यू टू इट्स हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, it combines with O2 giving Al2O3, और इसी वजह से हाई एफिनिटी की वजह से क्या करता है, ये हाई अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट करता है एंड जनरेट्स हाई अमाउंट ऑफ हीट। तो ये जो आपके पास रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से करवाओ तो एक कंपाउंड बनाता है Al2O3 प्लस बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या होते हैं यहां पे रिलीज। तो इस हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होने की वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो एक चीज से ध्यान रखना, एल्यूमिनियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा होती है, तो जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। दूसरा, एयर में और कौन हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों ही नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होते हैं। तो जब एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होगा तो ये क्या बनाएगा, Al(N), दैट इज योर एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक। तो ये सिंपल सी दो रिएक्शंस जो हमने चैप्टर के शुरू में पहले भी डिस्कस की थी कि एल्यूमिनियम एयर से रिएक्ट करता है, O2 से रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनाएगा, और नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Al(N). ये इसकी पहली रिएक्शन विद एयर। चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसकी सेकेंड रिएक्शन को। तो सेकेंड रिएक्शन क्या है आपके पास, सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड्स। देखो ये भी हमने डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम क्या होता है, नेचर में एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों से ही क्या रिलीज करवा सकता है, हाइड्रोजन। कैसे, यहां देखो, अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसी मिनरल एसिड से करवाओ लाइक HCl, तो ये HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AlCl3 अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, यहां पे 3HCl लगा दो। वहीं अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन HNO3 से करवाओ तो बताओ क्या होता था इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बनता है Al2O3। ये Al2O3 क्या करता है, ये Al2O3 बचे हुए एल्यूमिनियम मेटल की सरफेस पर एक लेयर बना लेता है। दिस फॉर्म्स अ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट कैन नॉट further react with HNO3 and the metal becomes passive. ठीक। तो यहां पे जो Al2O3 बनता है, ये बचे हुए एल्यूमिनियम की सरफेस पर एक और लेयर बना लेता है Al2O3 की, और अब ये एल्यूमिनियम फर्दर HNO3 से रिएक्ट नहीं कर सकता है। मतलब मेटल क्या हो जाता है, पैसिव। इसी प्रॉपर्टी को हम पैसिवनेस बोलते हैं। ये भी पढ़ा था हमने, याद आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। थर्ड प्रॉपर्टी,
थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एल्कलीज। तो जैसा मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है, ये एसिड्स और बेसेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो एल्यूमिनियम की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। या आप ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का कोई भी कंपाउंड हो वो NaOH में हमेशा डिसॉल्व होता है, और इसी प्रॉपर्टी का फायदा हम उठाते हैं। आपने देखा हो जब हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन किया था, ठीक? तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम को अगर आप NaOH में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बनाता है? NaAlO2, ठीक? रिएक्शन को तो आप बैलेंस कर सकते हो, ये बनाएगा साथ में H2O। अब इसको ऐसा ले लो, एक सेकेंड, की जगह आप सिर्फ H2 रिलीज करो, H2O नहीं बनेगा, यहां बनेगी सिर्फ H2। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2Al 2NaOH 2NaLO2 अलॉन्ग विथ क्या रिलीज होगी? H2 गैस। तो देखो, एल्यूमिनियम चाहे एसिड से रिएक्ट करे चाहे बेस से रिएक्ट करे, दोनों ही केस में क्या रिलीज करवाता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और ये आपका कंपाउंड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और बताओ ये कंपाउंड वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल। इससे तो आप मिल ही चुके हो, दिस इज वाटर सॉल्युबल, ठीक? तो अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से एल्यूमिनियम और उसके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एल्यूमिनियम एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम के जितने भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं, ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स of aluminium are amphoteric in nature। ऑल क्या? दो ही तो होते हैं। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है? तो आप ध्यान रखना। और एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड्स है, जैसे मैं बात करूं AlOH होल थ्राइस, अगर आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करो तो ये क्या बना लेता है? NaAlO2, ठीक? तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। पर आप ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्यूमिनियम इज एन एम्फोटेरिक मेटल, एसिड्स और बेसेस दोनों से क्या कर सकता है? ये रिएक्ट कर सकता है। चलो बहुत बढ़िया। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई रिएक्शन विद एल्कलीज या फिर रिएक्शन विद बेसिस। तो एक बार आप ये पॉइंट नोट करो, फिर हम यहां पे एक रिएक्शन और कवर कर लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विद हेलोजेंस। जल्दी करो। ठीक है, चलो ये वाला नोट कर लो बस, ये तो अभी मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। चलो तो आप देखो काम की बात, एक और अपनी फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ इज रिएक्शन विद हेलोजेंस। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ट्राई हेलाइड्स बनाता है, AlX3 टाइप के ट्राई हेलाइड्स। यहां पर X कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक? इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है, इन सब में AlF3 कैसा होता है? दिस इज आयनिक इन नेचर, वाइल उसके अलावा AlX3 रेस्ट आर कोवेलेंट, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है AlF3 की, शायद मैं आपको ये तीसरी चौथी बार बता रहा हूं। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का जो फ्लोराइड होता है AlF3, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। बाकी सारे हैलाइड्स जो होंगे AlCl3, AlBr3, AlI3, वो सब के सब नेचर में कैसे होते हैं? कोवेलेंट। अभी वापस बताऊंगा आगे चल के इसी चीज को, और इसको बताने का रीजन क्या है वो भी मैं आपसे वहीं पे डिस्कस करूंगा। खैर, ये कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एल्यूमिनियम की। रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीजन के साथ Al2O3 बनाता है, नाइट्रोजन के साथ Aln बनाता है। तो सिंस ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली नाइट्राइड बना लेता है, हम एल्यूमिनियम को एक नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी,
एम्फोटेरिक नेचर, ये एसिड्स और बेसिस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का नेचर भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक। फोर्थ, रिएक्शन विद हेलोजेंस, ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, उनके करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स, ठीक, AlF3 आयनिक और बाकी सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट। चलो तो इसको आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम की। फिर देखो, कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम को डिस्कस करने से पहले इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लें, दैट इज इट्स रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, देखो रिड्यूसिंग नेचर क्या है, क्योंकि एल्यूमिनियम इटसेल्फ एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ये अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को के ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है। इसको भी हम पढ़ते हैं। जैसे बात करूं Cr2O3, अगर आप Cr2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवाओ तो ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस 2Cr। तो देखो क्रोमियम ऑक्साइड को ये किसमें रिड्यूस कर सकता है, क्रोमियम मेटल में। सिमिलरली आप अगर Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवाओ तो ये क्या बना सकता है, Al2O3 प्लस 2Fe। इस तरह से एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, कई मेटल ऑक्साइड्स को डायरेक्टली मेटल के अंदर रिड्यूस कर सकता है। अगेन देखो Al2O3 बन रहा है तो यहां पर हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट, ठीक, तो हाई अमाउंट ऑफ हीट इस प्रोसेस के अंदर जनरेट होता है। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको, हाँ, थर्माइट रिएक्शन, ठीक, तो ये आपकी थर्माइट रिएक्शन होती है जिसका हमने डिस्कशन किया। खैर ये एक और प्रॉपर्टी, तो आप इसको लिख सकते हो सिंपली कि एल्यूमिनियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एल्यूमिनियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैन रिड्यूस metal oxides of less electropositive matter या less reactive metals। चलो तो यही बात एल्यूमिनियम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी के अंदर काम भी लेते हैं। खैर नेक्स्ट है अपने पास, ज्यादा नहीं है, हम एल्यूमिनियम के दो ही कंपाउंड पढ़ेंगे, इसमें पहला कंपाउंड है हैलाइड्स। तो हिंट डालो नेक्स्ट, हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे मैं आपसे डिस्कस करता आया हूं बहुत देर से, बनाना कैसा है, बहुत आसान है, एल्यूमिनियम के ऊपर हेलोजन गैस को पास कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, AlX3 टाइप का ट्राई हैलाइड, ठीक। तो कौन कौन से हैलाइड्स हैं, एक AlF3, दूसरा AlCl3, तीसरा AlBr3 और चौथा है AlI3। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है AlCl3 और हम इसी की जनरल प्रॉपर्टीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया AlF3, ये AlF3 तो नेचर में कैसा होता है, आयोनिक, और बाकी जितने भी हैलाइड्स बच गए ये सब के सब नेचर में कैसे होते हैं, कोवेलेंट, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। क्यों, फजान्स रूल जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, एनायन की साइज बढ़ रही है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या आएंगे, ज्यादा, ठीक। चलो फिर देखो सारे ट्राई हैलाइड्स Al X X X, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बताओ एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। बताओ क्या ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बिल्कुल है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो एल्यूमिनियम के हैलाइड्स लुईस एसिड कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां पर एक्स कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेनली हम यहां पे क्लोरीन ही लेकर चलते हैं। AlCl3 इज अ वेरी गुड लुईस एसिड और इसको आप ऑर्गेनिक में भी बहुत जगह काम में लेते हो।
आपने एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम सुना होगा, वहां पर हम AlCl3 को किसकी तरह काम में लेते हैं? एज लुईस एसिड। तो एल्यूमिनियम के ट्राइहैलाइड्स लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने अब फ्लोरीन को इंक्लूड नहीं किया है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि AlF3 नेचर में कैसा है? आयोनिक। अब वो टाइम आ गया है जब मैं आपको बताऊं कि मैं इसको बार बार क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि सिंस AlF3 इज आयोनिक in nature, it cannot act as Lewis acid, क्योंकि AlF3 आयनिक है, ये तो टूट कर क्या बना लेगा? Al3 प्लस 3F माइनस। तो ये सारे कोवेलेंट है, तो जो कोवेलेंट है वो सारे तो लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन सिंस AlF3 आयोनिक है, ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं करता। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन सा एल्यूमिनियम हैलाइड लुईस एसिड नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? AlF3। रीजन क्या है? आयनिक है, टूटकर क्या बनाएगा? Al3 प्लस 3F माइनस। कर लोगे इतना सा काम? बस एक चीज तो आपको याद रखनी है। दूसरा, AlCl3 की स्ट्रक्चर, तो वो भी मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। आओ यहां पर देख लेते हैं AlCl3। सिंस AlCl3 एक लुईस एसिड है, ठीक, चलो पहले यहां डिस्कस कर लेता हूं ऐसे Cl। तो जैसे मैंने आपको BF3 बताया था, मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं। BF3 भी लुईस एसिड होता है, या BCl3 ले लो, AlCl3 भी एक लुईस एसिड है। BF3 में बोरोन क्या करता है? बैक बॉन्डिंग करता है, 2p2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को डिक्रीज कर लेता है। लेकिन सिंस एल्यूमिनियम और क्लोरीन का साइज बड़ा है, इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ऑर्बिटल्स की साइज भी ज्यादा है, ये डिस्टेंस बढ़ गई तो ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बहुत कम। तो जो बैक बॉन्डिंग BF3 में एग्जिस्ट करती है, वो बैक बॉन्डिंग आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड में नहीं मिलेगी। तो दिस कैन नॉट शो बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एटम्स। एटम्स के बड़े साइज की वजह से ये AlCl3 बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता है। तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये क्या बनाता है? एक डाइमर। तो AlCl और Cl, अब ये बनाएगा डाइमर। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली दूसरा एल्यूमिनियम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो देखो B2H6 से मिलती हुई स्ट्रक्चर बनी। डिफरेंस क्या है? ये जो आपका ब्रिज बॉन्ड है, पहले वहां पे ये कैसा होता था? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। अब भी देखो सेंटर तो 3 है, 1 2 एंड 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहां इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा बॉन्ड है? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये नॉर्मल टर्मिनल बॉन्ड्स, ये तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ही हैं। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। जहां पर B2H6 में ब्रिज बॉन्ड हुआ करता था 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां पर ये कैसा है? 4 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनते थे, यहां पर एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में बताओ कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? तो बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ये सारे एटम एक प्लेन में लाई करते हैं, और ये दोनों ब्रिजिंग एटम्स अबव एंड बिलो द प्लेन लाई करते हैं। आओ इसकी फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका प्लेन, एक एल्यूमिनियम, क्लोरीन क्लोरीन, ये दूसरा एल्यूमिनियम, क्लोरीन क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो इसको ऐसा करते हैं, हम इस तरह बना लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोरीन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्लोरीन एल्यूमिनियम, और ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये है आपके 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं ये कितने हुए आपके पास, दीज आर 2 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सी है, डिफरेंस है वहां पे ब्रिज बॉन्ड कैसा होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहां पर कैसा है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, ये हुई बात एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की स्ट्रक्चर की। ये इसकी स्ट्रक्चर है इन वेपर स्टेट, वेपर स्टेट। ठीक, अगर आप इसको पानी में डाल दो तो ये इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है, ये डाइमर ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर ये क्या बनाता है आपके पास Al3+ आयंस। वही अपना अगला पॉइंट है, एक बार आप इसे बना लो ताकि हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और देखें कि क्या बन सकता है। ठीक है, चलो फिर देखो इस डाइमर की रिएक्शन देखते हैं वाटर के अंदर। देखो जो आपके पास डाइमर बना Al2Cl6, Al2Cl6 in water breaks and exists as a hydrated complex, exist as a hydrated complex। तो ये डाइमर पानी के अंदर ब्रेक हो जाता है और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है AlH2O6 Cl3। ठीक है, छोटी सी चीज ध्यान रखना है इस डाइमर के बारे में, एक वेपर स्टेट में तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसमें एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। चलो ये हुई बात एल्यूमिनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ AlCl3। तो ये आप कॉपी करो जब तक हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हम यहां पर इसकी मेनली 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी है फर्स्ट, रिएक्शन विद वाटर, या सिंपल बोलो हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो अगर आप AlCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाओ तो देखो क्या होता है, ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये 2 चीजें बनाएगा, एक AlOH होल थ्राइस, साथ में बनाएगा HCl। ठीक, रिएक्शन को बैलेंस कर लो 3HCl। ये क्या बना, ये बना एक वीक बेस, और ये क्या बनेगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड कौन डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहली चीज AlOH होल थ्राइस का AlCl3 का जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक। तो पहली चीज आप यहां पे लिख दो, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ AlCl3 इज एसिडिक इन नेचर, इज एसिडिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म हो रहा है। ये तो ही एक प्रॉपर्टी। कभी आपसे कोई पूछ ले कि AlCl3 का एक्वस सोल्यूशन नेचर में कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। सेकंड इसकी रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद NaOH। तो देखो जब आप AlCl3 में NaOH ऐड करते हो तो पहले हम थोड़ा सा NaOH ऐड करेंगे और फिर एक्सेस ऐड करेंगे। क्या फर्क है आपको अभी दिख जाएगा। ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट, ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, a white PPT is formed, a
व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म। तो जैसे आप AlCl3 में NaOH का थोड़ा सा अमाउंट ऐड करोगे तो ये AlCl3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, AlOH होल थ्राइस का एक व्हाइट पीपीटी, ठीक, साथ में बनेगा NaCl। अब अगर आपने इसमें और NaOH ऐड किया तो मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम के सारे कंपाउंड्स NaOH के अंदर सॉल्युबल होते हैं, तो ये AlOH होल थ्राइस एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व होगा। इन एक्सेस ऑफ NaOH दिस पीपीटी इज डिसॉल्व, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व होगा, क्या बनाएगा, AlOH होल थ्राइस में अगर आप और NaOH ऐड करो तो ये क्या बनाता है, हाँ, NaAlO2, क्या बनाएगा, NaAlO2। मिल चुका ना इससे तो आप कई बार, तो ये बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो कि कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल, ठीक। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व अगर क्या बनाता है, NaAlO2। या फिर आप इसको इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक और फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज NaAlOH होल 4। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, एक ही बात है। वाटर के प्रेजेंस में ये क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही एल्यूमिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम का कोई भी कंपाउंड हो, AlCl3, AlOH होल थ्राइस, ये सब Al2O3, ये सब NaOH की प्रेजेंस में क्या होते हैं, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, विच इज NaAlOH होल 4, या फिर आप इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोल सकते हो। बोलो, कर लेंगे इतना काम। ये इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऐसी इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर भी काम में आती है। थर्ड, रिएक्शन विद NH4OH। So third and the very important reaction, that is reaction with NH4OH। तो देखो, जैसे NaOH के साथ पीपीटी बना था, वैसे ही NH4OH के साथ भी एक व्हाइट पीपीटी बनता है। व्हाइट पीपीटी ऑफ AlOH होल थ्राइस इज फॉर्म। सेम रिएक्शन होगी, AlCl3 NH4OH से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, AlOH होल थ्राइस का एक व्हाइट पीपीटी। फिर से हम उसी मोड पे आ गए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पीपीटी होगा, दिस इज सॉल्युबल इन NaOH। यही इसकी प्रॉपर्टीज को बाकी मेटल से डिफरेंशिएट करती है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उन सबके हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। वहीं पर ये कंपाउंड क्या होगा आपका, इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। तो अगर मैं इसको सिल्वर गोल्ड इन मेटल से कंपेयर करूं तो सिल्वर गोल्ड, वहां पर तो क्या होता है, सिल्वर का और गोल्ड का जो पीपीटी बनता है वो एक्सेस ऑफ NH4OH में सॉल्युबल होता है, जबकि ये एक्सेस ऑफ NH4OH में सॉल्युबल नहीं होता है। वहीं पर ये क्या होता है, NaOH के अंदर सॉल्युबल होता है और क्या बनाएगा बताओ, NaAlOH होल 4, आपका सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो इस तरह से अगेन ये वो सेम ही रिएक्शन है, डिफरेंस क्या है, वहां NaOH यूज किया तो पहले पीपीटी बनेगा और NaOH की एक्सेस में फिर से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। NH4OH वही सेम पीपीटी बना, बस अब ये आपका पीपीटी NH4OH की प्रेजेंस में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ये किसकी प्रेजेंस में डिसॉल्व होगा, NaOH की प्रेजेंस में डिसॉल्व होगा। तो ये था आपका एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज योर AlCl3
एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। एक प्रॉपर्टी, दूसरा इसका स्ट्रक्चर, और ये गिनती की इसकी 3 रिएक्शंस, पहली वाटर के साथ, दूसरा NH के साथ, और तीसरा NH4OH के साथ। क्लियर? चलो, तो ये वो अपना कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। अब एक और कंपाउंड है छोटा सा, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। उसमें भी आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, तो एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आपको उससे भी मिलवा देता हूं और उसकी जो 2 कॉमन प्रॉपर्टीज है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो ये हुए आपके पास कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो एक्सट्रैक्शन, कंपाउंड्स, इनकी केमिकल रिएक्शंस, एक बार आप इनको पढ़ो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, वापस से चीजें रिवाइज करेंगे, सब कुछ याद करेंगे और फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम का एक और कंपाउंड है LiAlH4, उसके बारे में 1-2 छोटे-छोटे पॉइंट्स बताने हैं मुझे आपको, खैर वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अपनी बोरोन फैमिली खत्म है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड फैमिली, दैट इज 14th ग्रुप कार्बन फैमिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और आगे कंटिन्यू करते हैं।